Sometimes we, when we were in the preparation phase, we always think कि हम कैसे तैयारी को स्टार्ट करें, कैसे तैयारी को बूस्ट करें. कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा लथार्जिक होने लगती है बॉडी कि चलो ठीक है अभी हो गया यार, बस वी नीड सम रेस्ट, वी नीड सम मोमेंट. लेकिन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करना सीखिए, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करना स्टार्ट कीजिए. इफ़ यू आर डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग बाय द डिफरेंट वेज, यू विल गेन सक्सेस. जैसे आप मान लीजिए आपने बैरेक्ट पढ़ लिया एक बार, आपने नोट्स भी पढ़ लिए, क्लास नोट्स प्लस बैरेक्ट खत्म हो गया आपका एक बार, ठीक है. आपने टेस्ट भी दिया, यू स्कोर्ड वेल. लेकिन जब आप उसको थोरोली पढ़ते हैं 5 6 बार 7 बार नोट्स, जैसे नोट्स हो गए और बैरेक्ट हो गए, व्हेन यू रिवाइज एंड रीड द बैरेक्ट थोरोली सेवरल टाइम्स, तब उस चीज को समराइज फॉर्म में याद करने की, या फिर उस चीज को सिनॉप्सिस बना के लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. आपके जो नोट्स हैं, मान लीजिए आपके नोट्स 300 400 पन्नों के बन रहे हैं, और बैरेक्ट, अपार्ट फ्रॉम बैरेक्ट तो है ही, 300 400 पेजेस के आपके यूजुअली नोट्स होते हैं. अब वो जो नोट्स आपने बनाए हैं, वो नोट्स को आपको 30 40 पन्नों की कॉपी के अंदर सम अप करना है. एंड दैट्स ए ग्रेट टास्क. किन सवालों को सिनॉप्सिस बनाया जाए, किन क्वेश्चंस को समराइज किया जाए, ये आपको पता होना चाहिए. जब आपका मेंस होता है, उस टाइम पे आपको एक दिन में यू हैव टू रीड 8 to 10 सब्जेक्ट्स. जब क्रिमिनल का पेपर होगा या सिविल का पेपर होगा, तो 18 सब्जेक्ट्स आरजीएस के एग्जाम में आते हैं. आठ आठ अपने सिविल के हैं, 10 क्रिमिनल के हैं. लेकिन पेपर के लिए अपन को टाइम नहीं मिलेगा. जैसे सिविल का पेपर पहला होगा, दूसरे दिन आपका क्रिमिनल का पेपर होगा. जब आप नेक्स्ट डे पेपर जाएंगे तो शाम को आप, जैसे ऐसा होता है कि सुबह आपका पेपर जो है वो 9 से 12 पेपर है, फिर गेप होने के बाद में फिर 3 से 5 वापस पेपर है, ठीक है. तो 3 से 5 वापस एग्जाम हो गया आपका. तो शाम को 5 बजे आप फ्री हुए, 5 बजे सेंटर से निकले हो, आप जहाँ पे भी रहते हो घर पहुंचोगे 6 साढ़े 6 7 बज जाएंगे आपको घर आते आते मेंस के टाइम पे. तो 7 बजे अगर आप घर आओगे और दिन भर की थकान है पेपर लिखने की, 5 घंटे का आपने पेपर लिखा है, प्रैक्टिस करेंगे तो थकान तो रहेगी नहीं. लेकिन मान लीजिए आप 7 बजे घर आए, अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 12 घंटे हैं. 7 बजे घर आ रहे हो, सुबह 7 बजे वापस एग्जाम है, अगर कितने घंटे, 12 घंटे. उसमें एटलीस्ट आपको 5 घंटे या 6 घंटे की नींद भी चाहिए, और रेस्ट 5 6 घंटे में आपको ट्रेवलिंग भी होगी आपकी, उसमें आपको पढ़ना भी है. तो अब 10 सब्जेक्ट आप 6 घंटे में कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या कीजिए, इसके लिए जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका हो जाता है, होने के बाद में उसको सिनॉप्सिस फॉर्म में याद करना स्टार्ट कर दीजिए. जब आप सिनॉप्सिस फॉर्म में उसको याद करना स्टार्ट कर देंगे, देन यू विल फाइंड दैट वो सब्जेक्ट आसान हो गया है. तो चीज़ें तो हम सब भी पढ़ रहे हैं, हर बच्चा मेहनत कर रहा है. आपने क्या कि स्पेशल तैयारी करी, लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं. मैंने आपको बुक बता रखी है, सिंगल अनसोल्ड, वो बुक आप खरीद लीजिए. और सारे सवाल प्रिपेयर नहीं करने होते हैं सिनॉप्सिस में. वो सवाल देखिए जिससे जिससे लार्जर पोर्शन पूछा हुआ है, कि लार्जर पोर्शन किससे आ रहा है. समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो वी वर इन सेक्शन 16 कंप्लीट हो गया था हमारा. 18 में आइए प्लीज, सॉरी उसमें आइए, 17 में आइए प्लीज. लिखवा दिया था मैंने आप लोगों को 16, ठीक है. ओके. लास्ट में एक क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, व्हाट आर दोस पर्सन हु एडमिशंस आर रिलेवेंट.
सो यू टू राइट फर्दर दैट, आगे लिखेंगे प्लीज इसमें। एक बात आप लोगों ने नोट करी, सेक्शन 16 को हमने कल डिस्कस किया, और सेक्शन 16 में देखिए मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के लोग होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के लोग होते हैं जो बेसिकली क्या कर सकते हैं, एडमिशंस कर सकते हैं, स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं दूसरे के खिलाफ। एक चीज अगर आप नोट करेंगे पूरे सेक्शन 16 के अंदर, तो सेक्शन 16 कहीं पे भी ये बात नहीं कहता है कि, ये कहीं पे भी ये बात नहीं बोलता कि एक एडमिशन जो किया है कोई किसी डिफेंडेंट ने दूसरे डिफेंडेंट के अगेंस्ट किया है, मतलब ये सिर्फ प्रतिवादियों की बात नहीं करता है। अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है, लिखिए इसको, थोड़ा सा लिख लीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, it is important to note that under section 18 under section 18 under section 18 under section 18 sorry under section 16, an admission by one of several defendants in a suit in a suit in a suit is no evidence in no evidence in a suit is no evidence against another defendant ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये बात ध्यान देने योग्य है कि धारा 16 के अंतर्गत धारा 16 के अंतर्गत धारा 16 के अंतर्गत जहां कहीं भी एक से अधिक प्रतिवादी हैं जहां कहीं भी एक से अधिक प्रतिवादी हैं जहां कहीं भी एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो वह दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध तो वह दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकते तो वह दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकते तो वह दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकते तो वह दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकते it is because the basic essence of the suit it is because the basic essence of the suit can be destroyed can be destroyed can be can be destroyed can be destroyed by one of the defendant 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 through giving an admission 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 इसमें लिखिए प्लीज। ऐसा इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है ऐसा इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है ऐसा इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है क्योंकि 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 किसी भी प्रतिवादी द्वारा किसी भी सप्रतिवादी द्वारा दिया गया साक्ष्य किसी भी सप्रतिवादी द्वारा दिया गया साक्ष्य वाद की उपयोगिता को समाप्त कर देगा वाद की उपयोगिता को समाप्त कर देगा वाद की उपयोगिता को समाप्त कर देगा। आगे लिखिए। सो ए डिफेंडेंट इज बाउंड टू सो ए डिफेंडेंट इज बाउंड टू सो ए डिफेंडेंट इज बाउंड टू so a defendant is bound to give statement bound to give statement only to the extent of only to the extent of only to the extent of his own interest only to the extent of his own interest इसलिए कोई भी प्रतिवादी सिर्फ अपने हित के लिए ही इसलिए कोई भी प्रतिवादी सिर्फ अपने हित के लिए ही साक्ष्य दे सकता है कोई प्रतिवादी अपने हित के लिए ही साक्ष्य दे सकता है। यूजुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझिए एक बार इधर। जैसे मान लीजिए ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा है, मान लीजिए 10 एकड़ का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े में 5 लोग रहते हैं।
ठीक है ना। एक और पार्टी रहती है, मान लीजिए सबको कितने कितने एकड़ है, सबके पास 2-2 एकड़ है, 5 पार्टीज रहती है, एक का नाम है ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। केस कुछ ऐसा था कि एक पार्टी है, इसका नाम है एक्स, ये एक्स क्लेम करता है इन प्रॉपर्टीज इससे, ये बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे फादर ने एक विल बनाई थी, उस विल में ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी मुझे दी गई थी, लेकिन इसके कब्जे में कौन थे, ये 5 लोग। बात समझ में आई। कल को मान लीजिए केस फाइल कर दिया, अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एडमिशन करते हो तो एक एडमिशन दूसरी पार्टी पर बाउंड नहीं होगा। बात समझ में आई। ये को डिफेंडेंट्स पर नहीं लगता, सहप्रतिवादियों पर नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए ए बोल देता है कि मैं जगह छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि टेक्निकली ये जगह एक्स की है और एक्स की जगह ये, मैं जगह छोड़ने को तैयार हूं अपनी, और ये जो जमीन है, ये जमीन हमने सबने कब्जा करके ली है। मान लीजिए इसने एडमिशन कर दिया ये कि बी सी डी, ए बी सी डी, हम 5 लोगों ने कब्जा किया इसकी जमीन पर, मान लीजिए उसने स्टेटमेंट दे दिया, तो क्या ये एडमिशन दूसरे दूसरे को डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट रिलेवेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेक्शन 16 की जो मेन बात है वो ये है कि आप सिर्फ उतना ही एडमिशन कर सकते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट में है। फिर ऐसे तो एसेंस खत्म हो जाएगा सूट का। बात समझ में आई। ऑल दो आप ये बात को लिखें, इस बात को जाहिर करें, लेकिन अगर ए चाहता है कोई भी एडमिशन करना, तो ए अपने हिस्से की 2 एकड़ को छोड़े। समझ में आई बात। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं हम सब ने मिलके सब इसकी जमीन पर कब्जा किया है, ऐसा नहीं बोल सकता वो। समझ में आई बात, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट तक ही ये बात कह सकता है। जो मैंने लिखवाया आपको समझ में आया? कि आप पूरे सेक्शन में देख लीजिए, पूरे सेक्शन 16 में देख लीजिए, एक को डिफेंडेंट की बात नहीं कर रहा है वो, सहप्रतिवादी की बात नहीं कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, लेकिन वो इसे पता कह रहा है कि पार्टी अपने इंटरेस्ट तक का ही बोलेगी, जब तक उसका इंटरेस्ट है तब तक ही बोले। कल को मान लीजिए ए ने अपने हक का त्याग कर दिया, उसने बोला कि अब मैं नहीं चाहता इसमें जुड़ना, मैं अपना 2 एकड़ की जमीन है, आई वॉन्ट टू गिव एक्स। ठीक है। ए बोल रहा है कि भाई अपनी जमीन छोड़ूंगा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूं, मेरे को तो अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी है। और ये कहता है कि बाकी जो लोग हैं, जिन्होंने भी, इन लोगों ने भी कोर्ट में इसने एफिडेविट दे दिया कि बाकी सबने भी क्या किया है सर, कब्जा किया है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये जो एडमिशन कर रहा है, ये तो एडमिशन अगर ऐसा होगा तो फिर तो सूट ही खत्म हो जाएगा। तो उसमें फिर फेयर प्रोसीजर कहाँ हुआ? अगर एक भी कोर्ट डिफेंडेंट ने इसे एडमिशन कर दिया जिससे एसेंस ऑफ सूट ही खत्म हो गया, तो फिर तो वाद की उपयोगिता ही नहीं बची कुछ। आपको समझ में आ रहा है कि मतलब एडमिशन कीजिए, स्वीकृति कीजिए न्यायालय में, लेकिन स्वीकृति सप्रतिवादियों के ऊपर लागू नहीं होगी। ये बात समझ में आई। मतलब एडमिशन आपके अदर पार्टीज को बाउंड नहीं कर सकते, और यही सेम केस को प्लेंटिफ्स के ऊपर भी लागू होगा। समझ में आई बात? ये बात रोक ठीक है। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने इसको बोल दिया, जैसे इसने बोला कि भाई मैं अपना 2 विकेट छोड़ रहा हूँ, कोर्ट ने बोला ठीक है आप आगे से सूट में पार्टी नहीं हो, तो जैसे उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट टाइम वो कोई एडमिशन भी नहीं कर पाएगा। तो यही बात लिखी हुई है सेक्शन 16 की, जब लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट लाइन यही है कि जो जब तक ही कंटिन्यू रहेगा जब तक उसका इंटरेस्ट है, जैसे उसका इंटरेस्ट खत्म, उसका हित खत्म, फिर वो कोई एडमिशन नहीं करेगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द एडमिशन ऑफ एन एजेंट इज एडमिसिबल, द एडमिशन ऑफ एन एजेंट इज एडमिसिबल, अभिकर्ता द्वारा दिया गया, अभिकर्ता द्वारा दी गई स्वीकृति, अभिकर्ता द्वारा दी गई स्वीकृति, अभिकर्ता द्वारा दी गई स्वीकृति ग्राह्य होगी, ग्राह्य होगी, ग्राह्य होगी, because the principle is bound by the act, because the principle is bound by the act, because the principle is bound by the act, because the principle is bound by the act,
आप लोग प्रिंसिपल को क्या कहते हो? भी करता तो हम एजेंट को कहते थे, प्रिंसिपल क्या कहते हो आप लोग? अरे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये PAL वाला प्रिंसिपल है, PLE वाला प्रिंसिपल नहीं है। PLE वाला प्रिंसिपल सिद्धांत है। कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट में लिख लेता हूँ। मीनू बताइए मुझे, धीरे धीरे मेरी हिंदी की वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो रही है। मालिक, लिखिए, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, नोट कीजिए। क्योंकि क्योंकि अभिकरण में क्योंकि अभिकरण में क्योंकि अभिकरण में क्योंकि अभिकरण में एक मालिक एक मालिक एक मालिक अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से आबद्ध होते हैं। अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से आबद्ध होते हैं। अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से आबद्ध आबद्ध होते हैं। मालिक के सिद्धांत में प्रिंसिपल वाली बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल, अरे दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं ना, एक ये प्रिंसिपल होता है, ये वाली बात कर रहा हूँ। ये कौन है? ये तो भैया पहचाने, ये लिख गया टू द प्रिंसिपल सिक लीव के लिए, ये वो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। मैं उस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आबद्ध होते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 19 में आइए। सेक्शन 19 है, सेक्शन 17 लिखना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 17 लिखिए भैया। देखिए सेक्शन 17 की जब मैं बात करता हूँ तो सेक्शन 17 यूजुअली टॉक्स अबाउट एडमिशन बाय द पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पार्टी। उन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद में पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। जब आप इस लाइन को देखिए, एक बार इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कह रहे हैं और हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक बार देखिए। देखिए, अगर आप किसी की भी पोजीशन को बताते हो, किसी की भी स्थिति को अगर कोर्ट के सामने आप एक बार उसकी कंडीशन को प्रूव करना चाहते हो, तो जो व्यक्ति प्रूव कर सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन व्यक्ति साबित कर सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि किसके द्वारा साबित की जा सकती है उसकी पोजीशन। हम ये चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसका लेसन देखिए, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। इस जो कंडीशन है सेक्शन 17 की, उसको समझिए। मान लीजिए मैंने एक आदमी को अपॉइंट किया हुआ है जिसका काम क्या है सर, रेंट कलेक्ट करना। इसका लेसन देखिए, इसके लेसन को देखेंगे प्लीज, और एक बार इलेक्शन समझ में आ जाएगा, पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड द होल सेक्शन अगर इलेक्शन समझ में आ गया आपको तो। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसा आदमी जो किसी की पोजीशन को बता सकता है, किसी की स्थिति को बता सकता है, वो आदमी भी एडमिशन कर सकता है, वो आदमी भी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। मैंने आपको बताया कि भैया 7 तरह के लोग होते हैं, 7 तरह के लोग हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। सेक्शन 16 में 5 तरह के लोग ने लिखा दिया आपको। अब सेक्शन 17 में एक आदमी और है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, और समझने की कोशिश कीजिएगा।
अब क्या हुआ इस केस के अंदर देखेंगे, ए ने अंडरटेक्स टू कलेक्ट द रेंट्स फॉर बी। ऐसा है भैया, बी ने अपॉइंट किया किसको, ए को। इसका उद्देश्य क्या है, इसका एक पर्पस है कि सब लोगों से जाके रेंट लेके आना है। तो हम मान लीजिए, हम मानते हैं कि इसके बहुत सारे मकान है जो इसने किस पे दिए हुए सर, रेंट पे दिए हुए हैं। और क्या, ही हैज मल्टीपल होम, इतने रेंट पे दिए हुए हैं। बी sues ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। मतलब बी ने क्या किया है सर, बी ने ए के ऊपर केस फाइल किया है फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। एक आदमी है ए, एक आदमी है सी। भैया इसका रेंट जो था, इसका रेंट जो था वो कलेक्ट नहीं किया था, वो कलेक्ट नहीं किया, इसलिए इसने सूट फाइल कर दिया। दोबारा समझिए, बी ने ए को अपॉइंट किया और एक केस फाइल हुआ कि भैया तूने सी से रेंट क्यों नहीं लिया, तो तेरे को रेंट लेना चाहिए था सी से, तूने क्यों नहीं लिया। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए ये बोल रहा है कि सी का कोई भी रेंट बाकी नहीं है। ये क्या बोल रहा है, सी का कोई भी रेंट बाकी नहीं है। ए स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन। ए स्टेटमेंट बाय सी, अब कल को आके मान लीजिए सी कोई स्टेटमेंट देता है, कल को आके स्टेटमेंट कौन देता है, ए ने क्या स्टेटमेंट दिया, दोबारा समझिए, ए ने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी, भाई सी का कोई भी रेंट बाकी नहीं है। लेकिन कल सी खुद ही आके बोलता है कि भैया मेरा रेंट क्या है, मेरा रेंट बाकी है, मेरा रेंट ड्यू है। तो ये क्या है, एक एडमिशन है और इज अ रिलेवेंट फैक्ट अगेंस्ट ए। और ये क्या है सर, रिलेवेंट फैक्ट है अगेंस्ट ए। रिलेवेंट क्यों है सर ये, पहले कोई बताएगा मुझे, एक बेसिक प्रिंसिपल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। हाँ वेरी गुड, क्योंकि खुद के अगेंस्ट आप अगर आप कोई चीज बात कर रहे हो, खुद को अंडर लाइबिलिटी लेके आ रहे हो, तो वो चीज रिलेवेंट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। अगर एक आदमी आके खुद के खिलाफ ही बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरा रेंट बाकी है, अरे जो आदमी रेंट कलेक्ट करता है वो खुद बोल रहा है कि नहीं नहीं उसका कोई रेंट बाकी नहीं है, लेकिन जिस आदमी का रेंट बाकी है वो खुद कह रहा है कि नहीं 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 मेरा रेंट बाकी है, मेरा रेंट आया नहीं है। अगर आदमी खुद को अंडरटेक कर रहा है अंडर द लाइबिलिटी, तो वो चीज रिलेवेंट क्यों हुई, समझ में आई बात। और ये रिलेवेंट कहां पे हो जाएगी सर, सेक्शन 19 में। अभी 19 पढ़ा नहीं हमने, 19 पढ़ेंगे। सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एडमिशन, आप कोई भी ऐसा एडमिशन करते हैं जिससे जिससे यूजुअली क्या होता है, आपने कोई भी स्टेटमेंट किया, कोई भी एडमिशन किया, खुद के अगेंस्ट किया, तो वो चीज रिलेवेंट है। मतलब सर पूरा कंसेप्ट जो है एडमिशन का, जो पूरा स्वीकृति का कंसेप्ट है, उसको मैं आपको दो पार्ट में समझ लीजिए। मैं अगर एडमिशन की बात कर रहा हूँ तो एडमिशन के मतलब स्वीकृति की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपने फेवर में करता हूँ, अगर मैं कोई भी एडमिशन अपने फेवर में करता हूँ, कल को मान लीजिए सी भी बोलता कि नहीं नहीं मेरा कोई रेंट बाकी नहीं है, तो वो रिलेवेंट नहीं होता। बात समझ में आई। अगर कोई भी स्टेटमेंट मैंने अपने फेवर में दिया है जिससे मैं कोई लाइबिलिटी में नहीं आ रहा हूँ, तो वो चीज रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो मेरे अगेंस्ट है, मैं अपने विरुद्ध कोई स्वीकृति देता हूँ, तो इस स्टेटमेंट में सी खुद अपने विरुद्ध क्यों बोल रहा है। अगर खुद के विरुद्ध बोल रहा है, खुद को अंडर लाइबिलिटी लेके आ रहा है, खुद को दायित्व के अधीन लेके आ रहा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी सर, रिलेवेंट है, सुसंगत है। बात समझ में आई। इलस्ट्रेशन दोबारा समझ लीजिए। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर द बी। वेरी गुड मीनू। A undertakes to collect rent for B. B sues A for not collecting rent due from C to B. A ने इसके ऊपर, ऐसा हुआ कि B ने इसके ऊपर सूट फाइल कर दिया कि भाई तूने जाके रेंट क्यों नहीं लिया। तो A ये बोलता है कि नहीं नहीं उसका कोई रेंट बाकी नहीं था, तो कहां से लेता, उसका रेंट क्या था सर, उसका रेंट कभी बाकी नहीं था, तो मैं उससे रेंट क्यों लेता। लेकिन C बोलता है कि नहीं नहीं सर मेरा रेंट बाकी था। तो जो स्टेटमेंट आदमी खुद के अगेंस्ट दे रहा है, तो वो चीज क्या है, रिलेवेंट। और यहाँ पे वो आदमी भी स्टेटमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे एक छठे नंबर का आदमी आया, 6 नंबर का पर्सन है, और ये कौन है, वो आदमी जो खुद की पोजीशन बताता है। अब एक बार सेक्शन 17 की हेडिंग पढ़िए बस,
आपको समझ में आ जाएगा कि ये सी कौन है। समझ में आई कि ये सी कौन है? ये वो व्यक्ति है जिनकी स्थिति साबित की जानी चाहिए। बात समझ में आई? बिकॉज दे आर एबल टू प्रूव देयर पोजीशन अगेंस्ट सच पार्टी। समझ में आई? लिखिए, चलो इसको सेक्शन 17 लिख लेते थोड़ा सा। इसने अपनी पोजीशन बताई ना कि नहीं बाकी है, तो ये पोजीशन हुई ना, पोजीशन तो बताई ना उसने कि मेरी क्या स्थिति है, बाकी है नहीं है, इसी के स्टेटमेंट सबसे मेन है ना यहाँ पे। सबसे मेन किसका स्टेटमेंट है? इसी का स्टेटमेंट है। मान लीजिए ये भी अगर मना कर देता तो कि नहीं मेरा कोई रेंट बाकी नहीं है, तो वो चीज रिलेवेंट नहीं होती, उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होता। बात समझ में आई? लेकिन जैसे उसने कहा कि नहीं सर मेरा रेंट बाकी है, तो अगर आप खुद को लाइबिलिटी में लेके आ रहे हो, अरे भाई आज किसी बच्चे की फीस है जो उसने ऑलरेडी जमा करा दी, लेकिन कल को मैं अकाउंटेंट को पकड़ लेता हूँ कि बेटा इसकी फीस आई थी नहीं आई थी, ठीक है, बच्चा कह रहा है इसने फीस दे दी है और तूने तूने फीस कहाँ रखी है ये बता, तो वो कह रहा है नहीं सर फीस की उसकी पहले जमा हो गई, सारे अकाउंट में सेटल है। लेकिन कल को आप आगे आपके आगे कह देते हो कि नहीं नहीं सर मेरी अभी मेरे 5-10 हजार बाकी है। अगर आप खुद आके ये बात कह रहे हो तो खुद आप खुद को अंडर लाइबिलिटी लेके आ रहे हो, तो वो बात समझिए। इफ यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू द लाइबिलिटी, अगर आप खुद को लाइबिलिटी के अंदर लेके आए, खुद को दायित्वहीन करते हो केस में, तो वो चीज सुसंगत है। ना समझ में आई? आगे चलिए, लिखिए इसमें सेक्शन 17, हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन 17 और लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। लिखिए, those statement made by the persons, those statement made by the persons, those statements made by the persons whose position or liability, whose position or liability, वे कथन जो उन व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, वे कथन जो उन व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, वे कथन जो उन व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, whose position or liability is necessary to prove, is necessary to prove, is necessary to prove as against any party to the suit, as against any party to the suit, उन व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिनका जिनका वाद में किसी पक्षकार के विरुद्ध, जिनका वाद में किसी पक्षकार के विरुद्ध, जिनका वाद में किसी पक्षकार के विरुद्ध, जिनका वाद में किसी पक्षकार के विरुद्ध विरुद्ध जिनका वाद में किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व करना आवश्यक है, स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है। अब आप चाहें तो बैरेट का चाहो तो रेस्ट ऑफ द पार्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अब जो मैं लिखा रहा हूँ बैरेट के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। अब जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। अब लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए प्लीज इसमें। Section 17 deals with those statements. Section 17 deals with those statements of persons whose possession is an issue, whose possession is an issue, whose possession is an issue. धारा 17 उन कथनों के बारे में बताती है, धारा 17 उन कथनों के बारे में बताती है, उन कथनों के बारे में बताती है जिन कथनों से 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 मामले की या फिर वाद की विवादक स्थिति का पता चले, वाद की विवादक स्थिति का पता लगे, 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 though they are not parties to the suit, though they are not parties to the suit, though they are not parties to the suit,
ये आवश्यक नहीं है कि ये आवश्यक नहीं है कि कथन करने वाला व्यक्ति वाद का पक्षकार हो। ये आवश्यक नहीं कि कथन करने वाला व्यक्ति वाद का पक्षकार हो। This section is based upon the principle that ये प्रिंसिपल कौन सा सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, ठीक है ना, PLE वाला है। This section is based upon the principle that where the right or liability of a party in a suit depends upon the third person in a party, where the right or liability of a party depends upon a third person. Any statement given by the third person with respect to the right or liability, any statement given by the third person with respect to the right or liability, is relevant. लिखिए प्लीज, लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए प्लीज। ये धारा उन सिद्धांतों पर आधारित है कि जहां कहीं भी कोई वाद किसी ऐसे अधिकार या दायित्व पर आधारित है, ऐसे अधिकार या दायित्व पर आधारित है जो कि तीसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई भी कथन जो तीसरे व्यक्ति की अधिकार व दायित्व को न्यायालय के समक्ष रखे सुसंगत होगा। Such admissions are relevant under this section. आप एक बार इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, और इलस्ट्रेशन जो है किसी को समझ में आने दिक्कत तो नहीं है, समझा दिया मैंने, है ना। दृष्टांत में दिक्कत नहीं है ना। देखिए डायग्राम बना के याद कीजिए, दृष्टांत को कभी नहीं भूलेंगे आप। लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो फिर से उतनी ही मेहनत आपको पुट करनी पड़ेगी उसके अंदर। लेकिन जब आप डायग्राम बना के उसको याद करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हैं तो आपका समय बचता है, क्योंकि आपने जो समय था वो दे दिया एक बार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। सेक्शन 20 लिखिए, 20 क्या 18 लिखिए। देखिए इसको कहते हैं हम रेफरी का सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेफरी का सेक्शन। अब रेफरी का सेक्शन क्यों कहते हैं इसको भी आप देखेंगे कि हम क्यों इसको रेफरी का सेक्शन कहते हैं। क्योंकि वी यूज टू रेफर सम अदर पर्सन, वी कॉल्ड इट रेफरी का सेक्शन। याद करने के लिए बोलते हैं आपको, अगर याद नहीं करना तो कहीं एग्जाम में नहीं आएगा कि रेफरी का सेक्शन कौन सा है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। यूजुअली हम याद करने के हिसाब से इसको बोलते हैं कि रेफरी का सेक्शन कौन सा है, तो यूजुअली उसे याद रहता है कि रेफर, जिसको रेफर किया है। क्योंकि आपने क्या किया सर, यहाँ पे किसी भी आदमी को, किसी भी थर्ड पर्सन को आपने बताया कि आपने क्या किया सर, आपने निर्दिष्ट किया है किसी, मतलब थर्ड पर्सन को आपने रेफर कर दिया कि कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो सर क्या होगा, ये पार्टी आके होता क्या चीज है सर, जिसको रेफर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, एक विल को, एक वसीयत को एग्जीक्यूट कराया, मतलब जब विल बनाई, एक किसी आदमी ने विल बनाई तो एक एडवोकेट को बुलाया और बोला कि प्रॉपर्टीज को
कि अगर जब भी ये आदमी ने कहा कि जब भी एक्सपायर हो जाएगा, उसके वकील को बोला कि एक्सपायर होने के बाद में ये विल सबको बिठा के 4 लोगों के सामने बता देना किसको क्या प्रॉपर्टी मिली है। और एक लाइन और लिख दी कि कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, तो जो वकील साहब जिनके सामने विल बनी है उन्हीं को अपना पिता मान के उनकी बात को स्वीकार कर लेना। वो जैसे भी कहें, जिस भी विवाद में, जिस भी डिस्प्यूट में अगर वो कुछ भी कहते हैं तो उनकी बात को ही रखा जाए। उसने ये बात भी वसीयत के अंदर ही लिख दी। अरे जो वकील साहब थे जिनके सामने विल बनाई, जब वो आदमी जिंदा था, जब उसने वसीयत बनाई अपनी, और वकील साहब को बोल दिया कि वकील साहब जब समय वो पूरा हो जाए, जब आदमी एक्सपायर हो जाए, तो बोला कि मेरे 4 लोग सामने बिठाना, जो मेरे बच्चे उनको सबको बिठाना, उनके साथ 4 लोगों को और बिठाना, और ये विल को पढ़ देना वहां पे कि किसको क्या 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 दे के गए हैं, ठीक है ना। और ये भी लिख के गए कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो तो उन्हें बोल दे कि जो वकील साहब हैं जो वो विल पढ़ रहे हैं उसी की आवाज को लास्ट आवाज मान, उसी की बात को लास्ट माना जाए। तो कल को मान लीजिए डिस्प्यूट हुआ है प्रॉपर्टी का, तो जिस आदमी को रेफर किया है वो आदमी आएगा स्टेटमेंट देने। जिस आदमी को निर्दिष्ट किया है, जिस आदमी को रेफर किया है, वो आदमी आ सकता है स्टेटमेंट देने विद रेस्पेक्ट टू। तो इसको भी एक एडमिशन करने का राइट है, और इसके द्वारा भी किया गया एडमिशन रिलेवेंट होंगे। बात समझ में आई? ये देखिए, आप एक बात नोट करेंगे, देखिए सेक्शन 16 में तो आदमी का जब तक इंटरेस्ट है तो तब तक ही स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन ये केस सेक्शन 17 और 18 के साथ में नहीं है। तो सेक्शन 17 और 18 में वो आदमी भी स्टेटमेंट दे सकता है जिसका कोई इंटरेस्ट हो या ना हो। बात समझ में आई? आप इंटरेस्ट होगा तब तक स्टेटमेंट को आप उसको नहीं कर रहे हो, लेकिन सेक्शन 16 में आप तब तक ही स्टेटमेंट दे सकते हो जब तक इंटरेस्ट है। लेकिन दिस इज द नोट केस विद द सेक्शन 17 एंड 18। चलिए इसमें लिखिए प्लीज, स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन, statement made by such person, statement made by such person to whom a party to the suit, to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference for information in reference to a matter in dispute are admission. To a matter in disputes are admission. हिंदी में लिखिए, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने, जिनको वाद के किसी पक्षकार ने विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया हो, ऐसी स्वीकृतियां सुसंगत है। अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया हो, ऐसी स्वीकृतियां सुसंगत है। जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन देखिए प्लीज। जैसे इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इज वेदर ए हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। सवाल क्या है यहाँ पे? सवाल ये है कि भैया जो ख को घोड़ा बेचा है, क्या वो अच्छा घोड़ा है, क्या वो साउंड घोड़ा है? साउंड मतलब अच्छा घोड़ा है क्या वो? तो भैया वो क्या बोलता है, ए बोलता है बी को कि यार ऐसा हो सकता है ना कि सर मैं एक सेल्समैन हूँ, मुझसे कोई आदमी पूछे कि घोड़ा अच्छा है क्या, तो मैं उसको क्या कहूंगा कि यार इस घोड़े को पाला पोसा जिसने है ना, वो है मृदुल, इससे जाके पूछो, मृदुल से पूछिए आप लोग। तो मैंने क्या किया, रेफर कर दिया इसको, रेफर कर दिया ना कि जाओ उससे पूछो यार। तो उस टाइप का सीन है। तो ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, जब लिखा है ना गो एंड आस्क सी, जाकर ग से पूछ लो, तो मतलब टेक्निकली रेफर ही कर रहा है। सी नोज ऑल अबाउट इट, कि मृदुल ही सब जानता है, मृदुल ने उस घोड़े को पाला है बचपन से। अभी पुष्कर मेला चल रहा है,
और मेरी बहुत इच्छा है पुष्कर मेले में जाने में। 20 नवंबर तक है पुष्कर मेला। मेरी इच्छा है एक दिन पुष्कर मेले में जाऊं और वहां पे जाके देख के तो कि क्या होते हैं असली। पुष्कर मेला चल रहा है ना अभी, और बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मेला होता है। मतलब आप सोचिए कि पूरे राजस्थान की सब, पूरे ऑल ओवर इंडिया की सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं पशु मेले में। ऊँट भी आते हैं बहुत सारे, जो ऊँट तो अब दिखना ही बंद हो गए हैं। ऊँट भी बिकने के लिए आते हैं। ऊँट आते हैं, बुल बुल भी आते हैं, जैसे सांड भी आते हैं ना वहाँ पे। एक 21 करोड़ का सांड भी आया हुआ है। वो बिकने ही नहीं आता, बस वो ऐसे प्रदर्शनी में आता है दिखने के लिए, देख लो 21 करोड़ का है ये। सुल्तान है क्या उसका नाम? भैंसा है सांड है? अच्छा भैंसा है क्या वो? तो यूजुअली अब देखो 25 करोड़ तक के भी रहते हैं सर। 25 करोड़ तक की भी रेट होती है। बच्चे क्या ख्याल कर रहे हैं? हाँ स्टेटमेंट जो दे है वो स्टेटमेंट रिलेवेंट है। नहीं, वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आप जो एडमिशंस कर रहे हैं वो रिलेवेंट है। आप रिलेवेंसी की बात करो, टेक्निकल बात मत करो। 2 मिनट दो मुझे, एक सेकंड, 2 मिनट। सॉरी फॉर द डिले। देखिए मुझे खुद को नहीं पसंद क्लास इंटरप्ट हो, मेरा फ्लो बिगड़ जाता है। कल रात को मैं लगभग 12:30 पहुंचा हुआ था घर पे, ठीक है ना। चाहता तो रेस्ट करता, आराम से लेट क्लास लेता, और मुझे मुझे रेस्ट नहीं चाहिए। अब क्या था ना कि आज ही इनकी फ्लाइट होगी बेंगलोर की। ये बड़े भाई है मेरे, और ये बेंगलोर में इंजीनियर है। बेंगलोर, पता नहीं यार, आई नेवर आस्क्ड। तो उनको पूछा मैंने सुबह कि क्या रहेगा आपका फ्लाइट का। बोले मैं सीधा एयरपोर्ट ही जाऊंगा, फ्लाइट 9, 9:30 की फ्लाइट है, घर वहां से निकल जाऊंगा। फ्लाइट हो गई डिले 2 घंटे, तो यहाँ आ गए। अदरवाइज मुझे पता होता कि फ्लाइट ऑलरेडी लेट है, मैं क्लास फिर डिले करता। मैं क्लास 10 से 11 बजे बाद स्टार्ट करता। चलिए छोड़िए, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती उसके लिए नहीं परेशान होना चाहिए। तो ये सेक्शन समझ में आ गया आपको। रेफर, आप जिसको भी रेफर कर रहे हो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा, वो भी आदमी एडमिशन कर सकता है। कल को मान लीजिए कोर्ट में, आप जो सवाल पूछ रहे थे, इनका सवाल ये था कि कल को जब कोर्ट में केस होगा तो किसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बी ने केस कर दिया, अच्छा सॉरी, कल को मान लीजिए ए ने केस कर दिया, सोल्ड बाई ए टू बी है ना। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये केस होगा कि अगर घोड़ा अच्छा नहीं निकला तो केस कौन करेगा? बी टू ए, बी वर्सेस ए। मैं इतना पास खड़ा होता हूँ ना, तो मुझे तो कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है दूर जाके। अच्छा इतनी कभी कभी पास से चीजें बहुत धुंधली दिख जाती है। तो मान लीजिए बी वर्सेस ए अगर केस हो गया, बी वर्सेस अगर ए केस हुआ कल को, तो सी इज द पार्टी। जो पार्टी नहीं होते हुए भी, सी वो आदमी होगा जो पार्टी नहीं होते हुए भी क्या क्या कर सकता है सर? एडमिशन कर सकता है, और उसका एडमिशन रिलेवेंट भी होगा इस सेक्शन की वजह से, क्योंकि आपने क्या किया है, रेफर किया है एक्सप्रेसली उसे। जैसे मान लीजिए समाज के 4 बड़े बुजुर्गों के सामने 2 लोगों ने क्या किया, अपना डिस्प्यूट सोल्व किया प्रॉपर्टी का, ठीक है। और ये भी कहा कि भैया कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो ये 4 लोगों के सामने प्रॉपर्टी का हमारा डिस्प्यूट सोल्व हुआ है, और कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ये 4 लोगों के स्टेटमेंट भी रिलेवेंट होंगे, और दोनों पार्टीज ने उस पर साइन कर दिए। तो कल को मतलब अगर ये लोग रेफर कर रहे हैं कि उन 4 व्यक्तियों के स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे, अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो ये वो भी कहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा अपना, आप वो भी एडमिशन कर सकते हैं सेक्शन 18 में, और रिलेवेंट भी यहीं पे होगा, ठीक है।
आप एडमिशन अगर ये व्यक्ति करते हैं तो रिलेवेंट तो होना ही है, क्योंकि और ये 7 लोग हो गए टोटल, सेक्शन 16 के 5, 17 का 1, 18 का 1, ये 7 लोग ही हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन करते हैं। इस सेक्शन में लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए। सेक्शन 20, सेक्शन 20, सॉरी सेक्शन 18, सेक्शन 18 forms an exception, forms an exception, forms an exception. Section 18 forms an exception to the rule that admissions by stranger to a suit are not relevant. Admissions by stranger to a suit are not relevant. धारा 18 उस सामान्य नियम का अपवाद है। धारा 18 उस सामान्य नियम का अपवाद है जहां कहीं भी, धारा 18 उस सामान्य नियम का अपवाद है जहां कहीं भी उस सामान्य नियम का अपवाद है कि जहां कहीं भी किसी वाद में जहां कहीं भी किसी वाद में अपरिचित व्यक्ति द्वारा या फिर इसलिए कि अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य या स्वीकृति असंगत होती है। ठीक है, आगे लिखिए। However, section 20 manifest about section 18 manifest about, पता नहीं कि पुराने सेक्शंस मेरे मुंह से जाते नहीं है क्योंकि 7-8-9 साल से उन्हीं को पढ़ रहे हैं। However, section 18 manifest about wherever any person has been referred to a suit, he can also give an admission. हालांकि धारा 18 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी स्वीकृति कर सकते हैं जिन्हें अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया गया है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एडमिशन। Evidentiary value of an admission. Evidentiary value of admission. स्वीकृति का साक्षात्मक मूल्य। अब साक्षात्मक मूल्य क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई पार्टी एडमिशन करती है किसी सूट या प्रोसीडिंग में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, हम इसको समझेंगे यहाँ पे, और समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं सर। देखिए, जब भी आप एडमिशन करते हैं, जब कभी भी आप कोई स्वीकृति करते हैं तो 2 तरह की स्वीकृति होती है। एक एडमिशन जो होता है आप अपने फेवर में करते हैं, और एक एडमिशन आप अपने अगेंस्ट में करते हैं। मतलब एक जो स्वीकृति है आप उस स्वयं के पक्ष में कर रहे हैं, और एक स्वीकृति आप स्वयं के विरुद्ध कर रहे हैं। तो 2 तरह के स्टेटमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं यूजुअली 2 तरह के स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। आई यूजुअली टॉक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड ए सिंपल पॉइंट, और ये बेसिक रूल हमेशा याद रखिए। अगर एडमिशन आप अपने फेवर में करते हैं
तो ये रिलेवेंट नहीं है, ये सुसंगत नहीं होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये चीज क्या होगी सर? सुसंगत नहीं होगी। अगर आप खुद के फेवर में कोई चीज दे रहे हो तो कहीं का एडमिशन है फिर वो? रिलेवेंसी कब होती है? जब उसकी, जब आप वही स्टेटमेंट खुद के अगेंस्ट करते हो और खुद को अंडर किसी लाइबिलिटी में लेके आते हो, खुद को किसी दायित्व के अधीन लेके आते हो, तब वो स्टेटमेंट क्या है? तब वो जाके वो स्टेटमेंट रिलेवेंट है। इज इट ऑल राइट? थोड़ा सा इसको समझेंगे और थोड़ा सा इसको समझ के लिखेंगे। अभी सेक्शन 21 एक बार इसको पढ़िए आप, सेक्शन 19 को पढ़िए, सेक्शन 19 को पढ़िए प्लीज। Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them. इधर निकाल लो एक बार बैट, आप चाहेंगे तो मैं इधर निकाल सकता हूँ। और प्लीज थोड़ा बैरेट को रंगना स्टार्ट कीजिए। आपका बैरेट बिल्कुल कलरफुल दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए बैरेट? कलरफुल। और बैरेट जितना कलरफुल होगा इसका मतलब वो है कि आपने उतनी मेहनत से किया है। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो एक जज हुआ करते थे, मेरी मतलब ये हम कक्ष थे। जज मतलब साथ में तैयारी कर रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इंटरव्यू में पास होकर जज बन रहे हैं, इतना सा डिफरेंस था। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक टाइम पे वो पोस्टेड थे, तो मैं जानता भी उनको, नाम नहीं लूंगा। तो ऐसे में कोई लॉ का प्रोविजन साइड करा था उन्हें। ऐसे क्या है, मैं कोई लॉ का प्रोविजन दिखा रहा था, मैंने कहा सर दिस इज द प्रोविजन एंड दिस इज द रिलेवेंट प्रोविजन, सीआरपीसी का कोई प्रोविजन था। मैंने उनको मेरा बैरेक्ट दिया रेफर करने के लिए। मेरा बैरेक्ट इतना रंगा हुआ था ना, वो मेरे को पूछते हैं आर यू प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, ऐसा कि आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं? आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं? अमित, क्या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं? तो आप प्लीज बैरेक्ट को रंगना स्टार्ट कीजिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बैरेक्ट भी रंगा हुआ हो। कलर से खेलना स्टार्ट कीजिए, अब देखिए और इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा। एडमिशंस आर रिलेवेंट, क्या बोल रहा है ये? पहली लाइन में क्या बोल रहा है? एडमिशंस आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। और जिस आदमी ने दिए उसके खिलाफ उसको साबित किया जा सकता है। हिंदी में अगर मैं इसको पढ़ूं तो हिंदी में इसकी लाइन अगर आप समझेंगे तो ये बोल रहा है, स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है। मतलब रिलेवेंट कब है? रिलेवेंट तब है जब कर रहे हो आप, जब आप अगेंस्ट में दे रहे हो। कब दे रहे हो? जब आप उसके विरुद्ध में दे रहे हो, तब वो रिलेवेंट है। एडमिशंस आर रिलेवेंट, सवाल ये है, और उनको साबित भी कर सकते हो, ठीक है, मान लीजिए बात, लेकिन कब रिलेवेंट है? सवाल ये है कि रिलेवेंट कब है। इसका आंसर मिलता है एज अगेंस्ट द पर्सन। अगर किसी व्यक्ति ने ये बोला है कि नहीं सर, जैसे अपने इलस्ट्रेशन पढ़ा, सी आके बोलता है कि नहीं मेरा पैसा बाकी है, उसको क्या जरूरत थी बोलने की? खामखा लाइबिलिटी में आया ना। लेकिन अगर आदमी खुद के अगेंस्ट कोई बात बोल रहा है तो वो एडमिशन जो है वो रिलेवेंट है और उसको आप साबित भी कर सकते हो। समझ में? ये वो जो डायग्राम बनाया मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना बोर्ड के ऊपर, फेवर में, पक्ष में और विरुद्ध में। तो मैंने बताया था कि जब आप विरुद्ध में बोलते हो कोई भी अपना स्टेटमेंट, कोई भी स्वीकृति, कोई भी एडमिशन आपने जो दी है, अगर आपके अगेंस्ट है तो वो चीज रिलेवेंट है। और ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो फिर भी थोड़ा टिपिकल में लिखा हुआ है। हिंदी में तो साफ लिखा हुआ है, स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है। पक्ष में सुसंगत नहीं लिखा हुआ है। दे आर नॉट राइटिंग इन फेवर, वो फेवरेबल है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, एडमिशंस आर रिलेवेंट मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन, यहाँ पे एज अगेंस्ट द पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पे इन फेवर ऑफ द पर्सन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो पहली लाइन क्या समझे हम, कि अगर आप कोई भी एडमिशन कर रहे हो, कोई भी स्वीकृति कर रहे हो जो कि खुद के खिलाफ जा रही है, तो वो चीज अल्टीमेटली क्या बनती है सर? वो चीज रिलेवेंट बनती है। फर्स्ट ऑफ द थिंग ये समझिए। आगे चलिए। रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड एज बाय वन ऑफ बिहाफ टू द पर्सन हु मेक्स देम और रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। हु मेक्स देम
रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, बट दे आर कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। एक लाइन देखिए यहाँ पे, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। अगर आप खुद के बिहाफ पर कोई भी एडमिशन करते हैं तो वो चीज क्या है सर, वो चीज रिलेवेंट नहीं है, नहीं आप उस चीज को साबित कर पाएंगे। लिखा हुआ है बिहाफ ऑफ, दे कैन नॉट बी प्रूव्ड इन और cannot be proved by or on behalf of the person। समझ में आई बात? अगर आप उसको उसके बिहाफ पे साबित करना चाहते हो तो साबित नहीं कर पाओगे। समझ में? तो अपने बिहाफ पे कोई चीज साबित करना चाहता हो तो वो चीज मेरे को साबित नहीं करने दिया जाए, टेक्निकल बात ही है। और वो जो एडमिशन आप कर रहे हो वो एडमिशन रिलेवेंट भी नहीं है। हिंदी में अगर मैं इसको पढ़ूं तो आप इसकी हिंदी में लाइन देखिए, किंतु ने करने वाले व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जाएगा। तो मतलब कुछ कंडीशंस हैं जहां पे उन्हें साबित किया जा सकता है। क्या कंडीशंस है इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो ये कह रहा है सर कि अगर आप अपने फेवर में करते हो तो ये क्या है सर, इररिलेवेंट है, विसंगत है। अगर आप उसके विरुद्ध करते हो तो ये सर क्या है, ये रिलेवेंट है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ अगर व्यक्ति खुद के लिए कोई एडमिशन करते हैं तो वो रिलेवेंट हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस इसने बताई है। कुछ कंडीशंस क्या बताई है इसने कुछ कंडीशंस बताई है कि अगर कोई एडमिशन आदमी अपने फेवर में भी कर रहा है तो भी वो क्या बन जाएगा, तो भी वो रिलेवेंट बन जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दूं, सिवाय कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आदमी अगर अपने फेवर में भी एडमिशन कर रहा है तो भी वो क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली रिलेवेंट बन जाएगा। अब कब कब वो रिलेवेंट बन जाता है इसकी कुछ कंडीशंस को हम समझते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट जो इसने बोला हुआ है, मैं तो एक बार डायरेक्ट दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, लेकिन पहले इधर देखिए। An admission may be proved on the behalf of the person making in such nature the person making it would were dead would be relevant as a third person under section 20। अगर उस आदमी की क्या हो जाती है सर, अगर उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु कब होती है, मृत्यु होती है सेक्शन 26 के सेक्शन में। 9 की बात कर रहा है कि अगर किसी आदमी ने कोई एडमिशन किया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, जैसे मान लीजिए उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया था। अब हम पूरे एडमिशन की बात कर रहे हैं और यहाँ से अब डिफरेंट टॉपिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बात देखिए, जब मैं आपको एडमिशन बोल रहा हूँ, जब मैं आपको स्वीकृति बोल रहा हूँ तो मतलब मैंने पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है सर, मैंने एक अपने फेवर में एडमिशन दिया पुलिस को। मान लीजिए पुलिस ने बुलाया था एक पर्सन को, पुलिस ने बुलाया एक आदमी को, विक्टिम था एक आदमी, उसने उसको बुलाया, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मान लीजिए एक आदमी था ए, वो पुलिस स्टेशन गया और वो बोलता है कि भैया मेरे को बी ने बहुत ही ज्यादा पीटा है। अब पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होता। मतलब आप जो एडमिशन कर रहे हो वो भी तो एडमिशन ही ना, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है ना, या फिर आप कह सकते हो कि इनफॉर्मल एडमिशन है और अनौपचारिक स्वीकृति जो मैंने आपको लिखवाया। अब ए पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि भैया मेरे को बी ने बहुत मारा। पुलिस ने इसका बयान नोट कर लिया अंडर सेक्शन 161, 161 में इसका बयान दर्ज हो गया सीआरपीसी। 161 सीआरपीसी क्या बोलता है कि पुलिस क्या कर सकती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। बीएनएसएस में हम रिगार्डिंग सेक्शन रिलेवेंट सेक्शन बाद में पढ़ेंगे। 161 में उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो गया, मतलब 161 में स्टेटमेंट दर्ज हो गया, ठीक है। एफआईआर भी दर्ज हो गई, उसने 154 में एफआईआर भी करवाई थी। तो मतलब अगर सामान्य रूल देखें हम लोग कि आदमी कोई एडमिशन कर रहा है, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो, मतलब कन्फेशन वाली बात भी हो या फिर पुलिस को भी आप दे रहे हो, जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब पुलिस को भी हो गया और आप जो स्टेटमेंट मेड कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, जो कोर्ट में नहीं आ रहा वो स्टेटमेंट भी इसमें कवर कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब पुलिस के सामने जब आप जाते हो तो कोर्ट का स्टेटमेंट है क्या, नहीं, वो पुलिस का स्टेटमेंट है। तो 154 की एफआईआर भी हो गई, उसने
उसको बहुत पीटा, उसके ऊपर 154 की एफआईआर भी हो गई, 161 की में उसके बयान भी दर्ज कर लिए कि हुआ क्या था उस दिन, उसके स्टेटमेंट भी दर्ज हो गए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया, वो आदमी को इतना पीटा गया था कि वो आदमी सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। उसकी क्या हो गई सर? डेथ हो गई। अब जो भी स्टेटमेंट उसने दिया था वो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन बन जाएगा। और वो स्टेटमेंट कहाँ क्या हो जाएगा? वो स्टेटमेंट था तो क्या खुद के फेवर में, क्या था वो स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट था सर खुद के फेवर में, लेकिन अब वो क्या बन गया है सर? ड्यू टू द डाइंग डिक्लेरेशन नाउ द स्टेटमेंट इज रिलेवेंट, नाउ द स्टेटमेंट इज रिलेवेंट। और सेक्शन 26 में वो ऐसे बोला है कि सेक्शन 26 में जब पर्सन की डेथ हो जाए तब वो स्टेटमेंट रिलेवेंट बन जाएगा। तो सेक्शन 26 डाइंग डिक्लेरेशन ही है, और डेथ वाला तो प्रोविजन वही बोलता है डाइंग डिक्लेरेशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो जो भी स्टेटमेंट उस व्यक्ति ने बनाए हैं, जो भी स्टेटमेंट उस व्यक्ति ने दिए हैं, वो सब क्या हो गए सर? रिलेवेंट हो गए। सामान्य रूल ये है, जनरल रूल ये है कि अगर कोई भी एडमिशन आदमी अपने फेवर में करता है तो वो इररिलेवेंट है, लेकिन अगर ये कुछ कंडीशंस में वो केस फोल करता है तो अपने फेवर में दिया गया स्टेटमेंट भी क्या बन जाता है? रिलेवेंट बन जाता है। पहला समझ में आया? दूसरा समझिए, सेकंड पॉइंट समझेंगे प्लीज। डायरेक्ट देखिए, एक बार डायरेक्ट पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। एक्सेप्शन देखिए फर्स्ट नंबर का, इन फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस नेमली, फर्स्ट पॉइंट देखिए, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is of such of nature that if the person making it were dead it would be relevant as between the third person under section 26। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह इस प्रकृति की है, यदि इससे करने वाला व्यक्ति मर गया होता है तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के अधीन सुसंगत है। तो मतलब वो वहां पे रिलेवेंट हो जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन देखेंगे प्लीज। अब an admission may be proved on the behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind, any state of mind, body, relevant or an issue made or about a time when the such body or mind existed and is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवादक किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की किसी दशा का विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी अस्तित्वता को अधिसंभाव्य कर देता है, जो उसकी सत्यता को अधिसंभाव्य कर देता है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इलस्ट्रेशन डी और ई। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें इलस्ट्रेशन डी और ई। इलस्ट्रेशन डी निकालिए इसका। A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen। ए ने क्या किया है सर? क चुराए हुए माल को ये जानते हुए कि वो चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। A is accused of receiving stolen goods known to be stolen। He offers to prove that he refused to sell them below their value। वो ये साबित करने की प्रस्तावना करता है कि उसे उसके मूल्य से कम बेचने से इनकार किया था। A may prove these statements though they are admissions because they are explanatory of the conduct influenced by the facts। He offers to prove that he refused to sell them below their value। क्या समझे? किसको कुछ समझ में आया? नहीं आया तो समझाएंगे। नहीं आया सर? देखिए ये टफ पार्ट है, इसका जो एक्सेप्शन 2 है इट्स टफ। मुझे कोई बताएगा जिसको कुछ समझ में आया हो? लेकिन ई भी पढ़ लीजिए। मैं आप ही लोगों से ये इसका आंसर जानूंगा। मैं तो बताऊंगा ही आपको इलेक्शन डी और ई क्या है इसका। ऑनलाइन वाले बच्चे बता सकते हैं। आरजीएस में गर्ल्स ज्यादा क्यों बन रही है? क्योंकि भैया तैयारी करने में गर्ल्स ही ज्यादा है। मेरे पास बहुत सारे बॉयज ने एडमिशन लिए हैं, लेकिन बॉयज जो है वो इरेगुलर रहते हैं। उनकी रात की सैटरडे नाइट पार्टी चलती है, संडे की भी रात की पार्टी होती है उनकी भी। मंडे को लेट उठते हैं, शादी में जाना है, उसकी दोस्त की शादी है, फलाना दोस्त की शादी में जाना है। गर्ल्स का इसलिए ज्यादा गर्ल्स बनती है, गर्ल्स अपना एक आध चित्र होकर पढ़ती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर के सारे काम भी करती है और पढ़ाई भी करती है।
बॉयज जैसे अपने हुल्लड़गिरी में रहते हैं, बॉयज को लगता है ना कि हम वकालत कर लेंगे, और गर्ल्स को पता होता है कि भाई वकालत हमसे होगी नहीं, वकालत हमारा कप ऑफ टी नहीं है, हम कोर्ट में जाएंगे कैसे, कोर्ट में वॉशरूम नहीं है, कोर्ट में क्या नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, किसी छोटे कोर्ट में चले जाना प्रॉपर वॉशरूम भी नहीं है, ना हाइजीन मेंटेन है। उनको तो ये लगता है ना कि भैया कुछ बन, कोर्ट की प्रैक्टिस तो उनके लिए विकल्प ही नहीं है। और बॉयज क्या सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो वकालत तो कर ही लेंगे। ये रीजन है कि यार इस बार आर्टिस्ट में 222 में से कितने बच्चे हैं, 150 लड़कियां हैं। लेकिन आरएस कुछ है नहीं, आरएस से तो बहुत इजी एग्जाम है, आरएस में तो करंट पढ़ते रहो, साल भर अखबार पढ़ते रहो। अरे समझ में आए इलेक्ट्रेशन, इलेक्ट्रेशन ई देखिए, पढ़ रहा हूँ ना आप लोग। ई A is accused of fraudulently having his possession the counterfeit currency which he knew to be counterfeit. He offers to prove that he asked a skillful person to examine the currency as he doubted whether it was counterfeited or not. And that person did examine it and told him it was genuine. A may prove these facts. A may prove these facts. का अपने कब्जे में कूटकृत मुद्रा जिसका कूटकृत होना वो जानता था, कपट पूर्वक रखने का अभियुक्त है। वो ये साबित करने की प्रस्तावना करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से उस सिक्के की परीक्षा करने को कहा था, तो शंका थी कि वो कूटकृत नहीं है या नहीं। हाँ ये रिलेवेंट कैसे हो रहे हैं यहाँ पे? और इसके अंदर बोला कि ए ने बोला कि मैंने उनको जो उनके भाव थे उससे कम बेचने के लिए मना कर दिया। तो जो ये जो था उसने मना कर, तो ये उसका स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है कि वो अपना क्यों घाटा करेगा सर। अभी स्टोलन वाले तो उसको तो फ्री में पढ़ते तो कोई भी प्रॉपर्टी दे देता है सर। यस तो सर ये स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है बेसिकली। अभी जो एक बार कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी लिखा है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं। नहीं आया सर, तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई भगवान की वो बूटी थोड़ी है जो नहीं आएगी, समझाएंगे और क्या। ऐसा थोड़ा ना कि नहीं आया तो नहीं आया, कैसे नहीं आया अभी समझाते हैं। देखिए ऐसा है, जो भी स्टेटमेंट स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी से जुड़े हुए रहते हैं, जो भी स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी से। अब स्टेट ऑफ माइंड हमने पढ़ा है सेक्शन कौन से में, 12 में, जहां हमने इंटेंशन नॉलेज सारे पार्ट पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए एक सुनार के पास में एक आदमी गोल्ड बेच के गया, सुनार को नहीं पता कि वो चोरी के नहीं है चोरी के। सुनार ने उसको 17,800 का जो भाव चल रहा है गोल्ड का, उसी भाव में उसको पैसा दे दिया। अच्छे कपड़े पहन रखे थे, वेल बूटेड था, सूटेड था, सर ये बेचना है, पुरानी ज्वेलरी है, कई केश की जरूरत है। सुनार ने खरीद लिया। सुनार ने उसी ज्वेलरी को पिघला के उसका नया सोना उसने बनाया, बनाने के बाद में डिस्प्ले पे लगाया, और डिस्प्ले पे भी जो रेट लगाई 17,800 या मेकिंग चार्ज के साथ में अपना पूरा 85,000 90,000 की वो पूरी ज्वेलरी बना के लगा दी। अगर चोरी का होता, और क्या होता है फिर बाद में पुलिस आती है, पुलिस को पता लगता है कि भैया जो है ये गोल्ड जो है चोरी का था। अगर सुनार बता रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड मेरा ये था कि मैंने आई हैव पेड फुल, मैंने जो जिससे सोना खरीदा मैंने उसको पूरा पैसा पे किया है, वो बता रहा है कि मैंने पूरा पैसा पे किया है सर, ये रहा बिल रसीद, उसको जो फोन पे मैंने जो 17,800 भेजे वो ये है, मैंने पूरा पैसा उसको सेंड किया है, फॉरवर्ड किया है, कुछ नहीं रखा। अगर मुझे पता होता कि ये अगर चोरी का है तो ये मैं इसको 30 40 20 25 हजार में खरीदता ना। जब मैं आपको रिसीप्ट दिखा पा रहा हूँ कि इस आदमी से खरीदा, जाओ पकड़ लो। जब मैंने आपको आदमी को चेक दिया, मतलब वो ट्रेसेबल ट्रांजेक्शन्स दिखा रहा है, कैश नहीं दिया उसने, उन्हें ऑनलाइन दिया कि ऑनलाइन डाल देता हूँ मैं आपके अकाउंट में। समझ में आई बात? तो जब वो चीज बता रहा है तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो उसका एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड मतलब जब उसके मन या शरीर की स्थिति जो वो तथ्य जो मन या शरीर की स्थिति का अस्तित्व बताते हैं, तो उससे बात तो लग रही कि हाँ उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने चोरी नहीं करी। ये बात याद रखना, समझ में आई बात? अगर वो सफिशिएंटली इन फैक्ट्स को प्रूव करने में कामयाब हो रहा है तो। जैसे काउंटरफिटिंग कॉइन है, मान लीजिए आज कोई बच्चा आया मुझे फीस में नकली नोट थमा गया, मुझे भी शक तो हो रहा था कि यार ये नोट कुछ ज्यादा चिकने लग रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, एक नोट एक्सपर्ट था, होता है ना नोट एक्सपर्ट जो होते हैं जो पुराने नोट लेते हैं, मैंने उसके पास गया, मैंने कहा ये नोट देखना असली नकली है। अगर मैंने सारे ड्यू कैरन क्वेश्चन लिए हैं उसको यूज करने के पहले, तो फिर मेरे पास कहाँ से
मान लीजिए एक बच्चा आया और 20,000, 30,000, 40, 50, 1 लाख रुपए मेरे को कैश ही पकड़ा गया, सर ये लो कैश। तो मुझे भी अगर लगा कि कुछ नोट जो है वो फिशी है और मैंने उसकी जांच भी करवाई, ये थोड़ी ना कि भाई मेरे को पास नोट आया तो मैंने उसको नोट को चलाने का प्रयास किया। जैसे इलिस्ट्रेशन ई में वो अपना एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड बता रहा है कि सर अगर मैं चोर होता या फिर मैंने चोरी की होती या नकली नोट बनाए होते तो मैं ये काम थोड़ी करता। अगर वो ये इस तरह के फैक्ट्स प्रूव कर रहा है कोर्ट के अंदर तो वो चीज क्या है सर, रिलेवेंट है। अगर उस तरह के एडमिशंस कर रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। अगर वो इस तरह की स्वीकृति कर रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, सुसंगत। समझ में आई ये कहानी? एक्सेप्शन उसको लिखवाऊंगा कल, लेकिन आप समझाऊंगा। जो हमने एक्सेप्शन 1 पढ़ा है उसके इलस्ट्रेशंस कौन कौन से हैं, उसका इलस्ट्रेशन है सी, बी और सी। अभी हमने एक्सेप्शन 1 पढ़ा था ना सर, उसमें जो इलस्ट्रेशन बी और सी में लिख लीजिए, ये भाई एक्सेप्शन 1 से जुड़ा हुआ है। मतलब सर ये जो बी और सी है ना, बैक में नोट करते रहा करो, बी और सी जो है ये एक्सेप्शन 1 से जुड़े हुए हैं। और इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन कौन सा, डी और ई, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये एक्सेप्शन 2 से जुड़े हुए हैं। अब एक्सेप्शन 3 पढ़िए, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्संस मेकिंग इट इफ इट इज रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। अन्यथा सुसंगत का मतलब क्या होता है? अन्य सुसंगत का मतलब यह है कि सर अगर कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ, कोई भी स्टेटमेंट अगर रिलेवेंट हो रहा है कहां से कहां तक में, 4 से 14 में, 4 से 14 में और 26 से 50 में कोई चीज रिलेवेंट है। उसने कोई स्टेटमेंट दिया जो कहां रिलेवेंट हो रही है, 4 से 14 में और 26 से 50 में, तो वो चीज क्या है सर? अरे टोटल कहां से कहां तक है रिलेवेंसी? 4 से 50। जो पहले कहां तक, जो पहले कहां से था, पहले था 6 से 55, अब क्या हो गया है वो 4 से 50। तो ये कह रहा है कि 4 से 50 में एडमिशन वाला जो पार्ट है ना, स्वीकृति वाला पार्ट, वो हटा दो। और अगर वो कहीं पे भी रिलेवेंट हो जाता है, कहीं जैसे एक्सपर्ट विटनेस ने आके बोल दिया कि नहीं नहीं सर ये आया था मेरे पास नोट चेक करवाने के लिए, कल को आ जाए एक्सपर्ट, आएगा ना एक्सपर्ट, कल को एक्सपर्ट आके स्टेटमेंट देके जाता है ना, विशेषज्ञ जिसने नोट की जांच करी थी, इलेक्शन ई में गया था ना एक्सपर्ट के पास में वो, अरे इलेक्शन ई में गया ना एक्सपर्ट के पास में, तो एक्सपर्ट आया और एक्सपर्ट आके बोलता नहीं नहीं सर मैं एक्सपर्ट विटनेस हूँ और ये साहब मेरे पास आए थे नोट की जांच करवाने की, असली नकली है बता, तो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो गया। तो आप ये देखिए कि अगर 4 से 50 के बीच में जहां पे रिलेवेंसी पूरी दी हुई है, जहां पे सुसंगतता पूरी दी हुई है, अगर स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाता है फ्रॉम 4 to 14 एंड 26 to 50, बीच वाले जो है 15 से 25 वो हटा दो। अगर वो वहां रिलेवेंट है तो वो रिलेवेंट है। ठीक है, इसका कोई इलस्ट्रेशन होगा तो मैं बताता हूँ। इसका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन इसका देखिए एक बार आप, ये कोई इलस्ट्रेशन है इसका, जैसे हमने वो पढ़ा था ना, जैसे हमने वहां पढ़ा था कंडक्ट, नहीं पढ़ा था कि एडमिशन में ऐसे कंडक्ट होता है, सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन जी था। अब वो आदमी ने कुछ कहा कि भैया तेने पहले भी उसके पैसे लिए, इसको पैसे मत देना, इसने ऑलरेडी उसके भी पैसे लिए हुए हैं, कल वाली क्लास में डिस्कस हुआ है। तो इतना सुनते हुए वो आदमी वहां से निकल गया, और जैसे बाद में निकला तो उसके कंडक्ट वहां पे रिलेवेंट हो गया। तो ये जो रिलेवेंसी है, ये रिलेवेंसी इनके बीच में कहीं ना कहीं फॉल हो रही है, ये रिलेवेंसी सेक्शन 6 की रिलेवेंसी आ रही है। तो कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी रिलेवेंसी इधर उधर कहीं भी फॉल हो जाती है 4 से 14 में, 26 से 50 में, तो वो भी रिलेवेंट है। अगर कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी अगर आपने एडमिशन किया है तो 4 से 14, 26 से 50 में फॉल होता है, देन इट इज ऑल्सो रिलेवेंट, देन इट इज ऑल्सो रिलेवेंट। थोड़ा सा और पढ़ा दूं मैं, लंबा कर एक्सटेंड कर दूं क्लास को। हेवी हो रहा है, हेवी लग रहा है थोड़ा।
एक्सेप्शंस क्या समझ में नहीं आया इसमें? लिखवाऊंगा अभी तो मैं, अभी तो मैंने खुद समझाए हैं आपको। किसको समझ में आया तीनों एक्सेप्शन? बस ठीक है, और क्या है, यही आना चाहिए, और क्या, हमें कौन सा इसमें पीएचडी करनी है? एग्जाम निकालने के लिए जितनी जानकारी आवश्यक होती है, हाँ मेंस के लिए है, मेंस के लिए बहुत वो ज्यादा रिलेवेंट इलस्ट्रेशंस हैं ये। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।